अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 1 में क्या क्वेश्चन गिवन है ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जांपल 1 में क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था जॉन एंड जीवंती वाला, और जब उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था हमारे पास एक क्वेश्चन आया था ये वाला, x² - 45x + 324। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, कॉटेज इंडस्ट्री वाला था। जब उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास ये इक्वेशन आया था। अब क्वेश्चन जो है बोला है कि भाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप बताओ। तो ये इक्वेशन कैसे आया इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उस चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे, आप उसको उसी वीडियो में फिर से समझ सकते हैं। अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है और इस दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यूज क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें करना क्या होता है, इस मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। इस मिड टर्म को क्या है -45, इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और उन दोनों पार्ट का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, यहां देखिए 1 × 324, तो उसका मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलना चाहिए हमको 324। तो सोचिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप पूरा वो वाला तरीका जो बेसिक में है एलसीएम निकाल करके फैक्टर करना वो आप कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे, ब्रेक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट में ब्रेक होगा, पहला होगा 9 और दूसरा क्या होगा 36। 9 और 36 को वापस ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 45, और निगेटिव साइन के साथ करोगे तो क्या मिल जाएगा -45, और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं सीधे ही ब्रेक करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x² - 9x, ये पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट -36x। इन दोनों को वापस ऐड करेंगे तो 45 मिल जाएगा, और माइनस में है तो माइनस में मिल जाएगा, और ये हो जाएगा +324। ठीक है, अब देखिए कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या कॉमन आने वाला है, यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया x - 9, और यहां से 36 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये 36, तो क्या बच गया यहाँ पे x - 9 = 0, यहाँ भी 0। x - 9 दोनों में से कॉमन है तो x - 9 को कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा x - 36 = 0। तो यहां से देख लीजिए x - 9 = 0, एंड दूसरे पार्ट में हम ले लेते हैं x - 36 = 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, x = 9 वैल्यू मिल गया। ये है इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन, पहला रूट, और ये सेकंड क्या हो जाएगा, x = 36, ये है दूसरा वैल्यू। क्लियर है, तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन बोला था उसको इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन था उससे हमने ये इक्वेशन बनाया हुआ था। तो देखिए अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो -55 दिख रहा है इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, और ये दो पार्ट ऐसे होने चाहिए कि इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलना चाहिए, 1 × 750 मीन्स 750 मिलना चाहिए। इसको मैं यहां से सेपरेट कर लेता हूं। तो भाई देखो ब्रेक करने पे क्या होगा, अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसका पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा 30 और दूसरा पार्ट होगा 25। अगेन आप चाहो तो पूरा एलसीएम निकाल करके इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो कि इसका फैक्टर क्या होगा, बट इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे ही देखते हैं 30 और 25, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 30 का 3 ले लो और 25 का 25, तो 25 × 3 कितना हो जाएगा 75, और 0 को लास्ट में प्लेस कर दो तो आ जाएगा 750। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 750 और वापस ऐड करो क्या मिल जाएगा 55, लेकिन साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो देखिए यहां पर ब्रेक करता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -30x, ये पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट -25x, प्लस में क्या आ जाएगा ये 750 = 0। वापस ऐड करोगे तो मिल जाएगा -55x, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 750 आ जाएगा। तो ये हमारे दो परफेक्ट पार्ट है। यहां से x कॉमन हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा x - 30, यहां से -25 कॉमन हो जाएगा तो यहां क्या बच जाएगा x, और 25 कॉमन निकला माइनस के साथ में तो माइनस, ये हो जाएगा 30 = 0। अब हम क्या करेंगे, x - 30 फिर से कॉमन ले लेंगे, तो x - 30 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बच गया x - 25 = 0।
अब इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया हमको पहला वैल्यू x इज इक्वल टू 30, और यहाँ से दूसरा वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप खुद लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना कि x इक्वल टू 9 एंड सॉरी ये 36 है ना, देखिए 39 हो गया था ये, तो ये 36 है। x इक्वल टू 9 एंड 36 आर टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ आप लिख लीजिएगा x इक्वल टू 30 एंड 25 आर दी टू रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको बोला है कि वो दो नंबर फाइंड करो जिन दो नंबर का सम 27 होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 182 होगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद हमें दो वैल्यू मिलेगी x की, जो यहां पूछा गया है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो टू नंबर है इनका सम कितना है भाई, 27, और क्या गिवन है, और गिवन है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट होगा 182। अब इसके बाद आपको वो टू नंबर फाइंड करना है बोल रहा है, तो आपको उस टू नंबर को पहले एज्यूम करना पड़ेगा। उस टू नंबर में फर्स्ट नंबर को एज्यूम करते हैं। तो यहां लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। पहला नंबर हमने एज्यूम कर लिया x, और अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा भाई, सिंपल सा बात है, हमारे पास दो नंबर है, फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, इन दोनों का जो सम है ये है 27। अब फर्स्ट नंबर को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, x, तो x प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। समझ आया। अब इसी को मैं डायरेक्ट यहां पे लिखने वाला हूं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। पहला नंबर हमने क्या एज्यूम किया x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि उन दोनों का सम क्या होने वाला है 27। अब उसके बाद अगला क्या बोला है, नाउ इसके बाद बोला है देयर प्रोडक्ट के बारे में आपको बोला गया है। अगर उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 182। तो भाई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा 182। तो फर्स्ट नंबर है x और सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x इंटू ये 27 माइनस एक्स, और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा कितना 182। चलिए सॉल्व करते हैं कि इक्वेशन बन जाएगा। ये हो जाएगा 27x और ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम करता हूं मैं इस 182 को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगर मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिखूं तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 27x और ये माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सामने निगेटिव है, पूरे में निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 27x, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 182 इज इक्वल टू 0। तो भाई पहला काम तो हमारा ये था कि एक इक्वेशन फॉर्म करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमको मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे ना, तो x का वैल्यू ही पहला नंबर होगा, और उसमें अगर 27 माइनस एक्स कर देंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। समझ आया। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। चलिए देखिए अब क्या करते हैं हम, ये मैं इसको सेपरेट कर लिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस माइनस 27 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उनको ब्रेक करने के बाद मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए 182, और वापस ऐड करो तो क्या मिल जाए माइनस 27। तो यहाँ दो पार्ट, पहला पार्ट होगा 13 और दूसरा पार्ट होगा 14।
अगर 13 और 14 दोनों को वापस ऐड करेंगे तो 27 मिल जाएगा, और निगेटिव साइन के साथ करें तो -27 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा 182। तो दोनों हमारा परफेक्ट पेयर है। एक्स स्क्वायर ये पहला पार्ट हो जाएगा क्या -13x, और दूसरा पार्ट हो जाएगा -14x, और यहाँ पे +182 इज इक्वल टू 0। चलो जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं। कॉमन क्या है यहाँ पर x, तो क्या बच गया यहाँ पर x -13, यहाँ से -14 कॉमन, तो क्या बच गया x माइनस अंदर बच जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। फिर से कॉमन क्या x -13, इसको मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ अंदर क्या बच जाएगा x -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों को हम सेपरेट करके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई x -13 इक्वल टू 0, और सेकंड हो जाएगा x -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहला वैल्यू मिल गया x इक्वल टू 13, और सेकंड वैल्यू क्या मिल गया x इक्वल टू 14। समझ आया? तो बाय डिफॉल्ट हमको दोनों वैल्यू मिल गए। अगर देखिए हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे 13 पुट करेंगे, तो अपने आप हमको दूसरा वैल्यू 27 माइनस x क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहला नंबर क्या है हमारा 13 और दूसरा नंबर क्या है 14। अगर हम x इक्वल टू 14 को कंसिडर करते हैं तो x इक्वल टू पहला वैल्यू 14 हो गया, और यहां पुट करते हैं तो 27 माइनस 14 13 आ गया। तो दोनों ही हमारे क्या है दो नंबर हैं। तो यहां आप लिख सकते हो द टू नंबर्स आर, क्या हो जाएगा फर्स्ट है 13 और सेकंड क्या है 14। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, रीड करता हूं मैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 4 5 8 9 10 11, इस तरह से दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। और उसमें खास बात क्या होनी चाहिए, अगर उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर करके हम ऐड कर दें, सम कर दें, तो हमें वैल्यू कितना मिलना चाहिए 365 मिलना चाहिए। तो भाई पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये दोनों नंबर फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले ना हम उन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर को एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द टू, कैसे कॉन्सेक्यूटिव, लेट द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। अब ये पॉजिटिव वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, निगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पहला एज्यूम कर लेते हैं x, और अगर पहला x हो गया तो भाई दूसरा क्या होगा, या तो उससे एक कम या एक ज्यादा। तो एक कम हम नहीं लेते हैं, हम एक ज्यादा ले लेते हैं, एंड दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। ये हमारे पास क्या हो गए, दो पॉजिटिव इंटीजर हमने एज्यूम कर लिए। पहला क्या है x और दूसरा क्या है x प्लस 1। देन तो भाई अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अब देन ये बोला है सम ऑफ स्क्वायर, इनका सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 365 आना चाहिए, ऐसा खुद बोला है। तो चलो इनका स्क्वायर कर देते हैं और सम कर देंगे। तो स्क्वायर किया मैंने पहले एक्स स्क्वायर, और दूसरे का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सम कर दिया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 365। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2x। इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -365 इज इक्वल टू 0। दोनों एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ये यहाँ देखो प्लस 2x है, इसमें से एक कम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा -364 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 2 से डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा माइनस में 1 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमको इक्वेशन। ये पहला काम तो हमारा आसान हो गया भाई,
हमें चाहिए थी इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी ये पहला इंटीजर होगा और x प्लस 1 क्या होगा, दूसरा इंटीजर होगा। चलिए जरा देखते हैं x की वैल्यू क्या मिल सकती है यहाँ पे। अगेन इक्वेशन को लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब सोचिए जरा, हमें इस मिड टर्म को ब्रेक करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो जब मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये +1 है, +1 जो है दो पार्ट में ब्रेक होने चाहिए और उन दोनों पार्ट का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 182, वो भी निगेटिव साइन के साथ में। तो सोचो कि 182 जो है किन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई से आएगा, और ख़ास बात यह है कि उनको वापस हम ऐड करें तो 1 भी आना चाहिए, मतलब 1 का डिफरेंस होना चाहिए, साइन चेंज कर लेंगे। तो आप चाहो तो इसको 182 का फैक्टर निकाल के चेक कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ डायरेक्ट का बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद इतना तो हो ही जाता है कि हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके दो जो पार्ट होंगे, पहला होगा 14 और दूसरा होगा 13। 14 और 13 को आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा, 182, तो प्रोडक्ट आ गया। अब दूसरा यहाँ पे डिफरेंस जो है 1 आना चाहिए, मतलब ऐड करें तो 1 आना चाहिए। तो पॉजिटिव साइन कब आएगा, पॉजिटिव साइन तब आएगा जब हम बड़े वाले को पॉजिटिव रखेंगे, और प्रोडक्ट में निगेटिव भी चाहिए, मतलब एक निगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, 14 जो बड़ा है उसको पॉजिटिव ले लेंगे और 13 को निगेटिव ले लेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा पॉजिटिव 14x और माइनस 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को वापस ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, पॉजिटिव 1 मिल जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करो तो निगेटिव वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, तो x कॉमन हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे माइनस, यहाँ से 13 कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस कॉमन तो प्लस आएगा और ये प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 फिर से कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x और यहाँ पे माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू, सॉरी पहले अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, x माइनस 13 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, x इक्वल टू माइनस 14। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने एज्यूम किया पॉजिटिव इंटीजर, तो निगेटिव वैल्यू कैसे आ सकता है, तो नॉट पॉसिबल। यहाँ आप लिख लो निगेटिव इंटीजर इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो ये वैल्यू तो हमें पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर बात, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13, तो ये है पॉसिबल, ये वैल्यू हमारा करेक्ट वैल्यू है x की जगह पे, ये पॉसिबल है, समझ आया। तो ये जो पहला वैल्यू है x इक्वल टू क्या है, 13 है, तो पहला इंटीजर हो गया x इक्वल टू 13 और दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 14। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लो, हैंस द टू कॉन्सेक्यूटिव, कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पहला क्या है x, तो x की जगह पे क्या आ गया 13, पहला हो गया 13 एंड सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, समझ आया। तो इस तरह से हमने दोनों इंटीजर फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये था कि जो हमारे पास x इक्वल टू माइनस 14 आया है, इसको हमें रिजेक्ट करना है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है ये निगेटिव वैल्यू है और निगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, समझ आ गया। चलो तो फिर इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, नोट कर लो इसको। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करता हूं मैं। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्वेश्चन क्या बोला है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका अल्टीट्यूड मतलब हाइट उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। फिर क्या बोला है, इफ इट्स हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स, और उसका हाइपोटेनियस आपको कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो आपको बाकी दोनों साइड जो बेस और अल्टीट्यूड है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए आसान क्वेश्चन है, पहले हम स्टेटमेंट को समझ करके इसका इक्वेशन तैयार करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है,
एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये है बेस और इसका जो अल्टीट्यूड है ये कितना है बोल रहा है, बेस से 7 कम है। और ये क्या है, हाइपोटेनियस, यहां पर बनता है 90 डिग्री, तो सामने वाला हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, ये है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है, ये हमारे पास बेस है और ये अल्टीट्यूड। तो बेस के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन बेस के टर्म्स में हमें अल्टीट्यूड बताया गया है। 7 सेंटीमीटर कम है, तो आपको पहले बेस को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट द बेस इज इक्वल टू, बेस कितना है किसका, ट्रायंगल का। मैं लिख लेता हूं बेस ऑफ ट्रायंगल, और कैसा वाला ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेस को हमने एज्यूम कर लिया x, मेजरमेंट पूरा किस में, सेंटीमीटर में, तो मैंने एज्यूम कर लिया x सेंटीमीटर। ये हो गया बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब बेस अगर x सेंटीमीटर हो गया तो अल्टीट्यूड कितना होगा, इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा उससे 7 कम, क्वेश्चन में ऐसे ही बोला गया है। तो इसका अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, देन द अल्टीट्यूड बिकम कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास बेस एज्यूम करने से अल्टीट्यूड आ गया और हाइपोटेनस पहले से गिवन है। तो x के फॉर्म में जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पूरा एक इक्वेशन आ जाएगा। चलिए नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। क्लियर है। अगर मैं इसको एबीसी के फॉर्म में एज्यूम कर लूं तो देखो ये भी आसान हो जाएगा, ये ए हो गया और ये वाला बी हो गया और ये सी। तो हम क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, AC स्क्वायर, या फिर पहले मैं दोनों छोटे साइड का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए जरा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए जरा AB की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, हमने BC एज्यूम किया है x, तो हमारे पास AB आ चुका है x माइनस 7, x माइनस 7 स्क्वायर। सभी मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो यूनिट को थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं। BC कितना है, BC है हमारे पास x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और AC कितना है 13 स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए अब इसको स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर मतलब 169। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको, यहां से मैं एक स्पेस बना लेता हूं। क्या हो जाएगा देखिए जरा, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहां से माइनस 14x तो माइनस 14x, और 49 को 49 रहने दीजिए, 169 को इधर ले आते हैं तो ये प्लस 49 और ये माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो 9 और 9 क्या हो जाएगा, निगेटिव में आएगा आंसर, बड़ा वाला निगेटिव है तो ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया 1, तो ये आएगा 120 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करके थोड़ा सिंपल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। -7 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा और उस पार्ट का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 × -60 मीन्स -60 मिलना चाहिए। तो अब सोचिए
कि अगर हम उसको वापस ऐड करें तो -7 आए और मल्टीप्लाई करें तो -60 आए। ऐसे दो पार्ट कौन कौन हो सकते हैं, जरा सोचिए। तो पहला पार्ट 12 होगा और दूसरा पार्ट होगा 5। 12 और 5 दोनों का डिफरेंस कितना है, 7, तो ये भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 12 × 5 कितना आ जाएगा, 60। यहां पर प्रोडक्ट निगेटिव है, इसका मतलब एक जो नंबर होगा वो निगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब उसमें से कौन निगेटिव होगा, बड़ा वाला कि छोटा वाला, ये डिसाइड होगा यहां से। तो माइनस, यहां पर मिड टर्म माइनस में है, इसका मतलब बड़ा वाला टर्म क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो पहला हमारा टर्म क्या था 12, दूसरा है 5, तो 12 का होगा निगेटिव। चलिए देखिए लिखता हूं इसको मैं। अब ये क्या हो जाएगा, x², थोड़ा इसको साइड से लिख लेता हूं मैं, काफी स्पेस है हमारे पास। तो ये हो जाएगा x² और ये -7 को मैं क्या लिखूंगा अब, -12x प्लस 5x और ये -60 = 0। ये हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। -12 प्लस 5 वापस हो जाएगा -7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, निगेटिव वैल्यू के साथ में 12 × 5 60 आ गया। क्लियर है। जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन हो जाएगा यहां से, तो x -12, यहां से देखो क्या हो जाएगा, प्लस में 5 कॉमन हो गया तो यहां अंदर रह जाएगा x -12 = 0। फिर क्या कॉमन होगा, x -12 कॉमन हो जाएगा, तो x -12 कॉमन कर लेते हैं, फिर क्या बच जाएगा, x + 5 = 0। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो x -12 = 0 एंड यहां से देखो x + 5 = 0। तो यहां से क्या हो जाएगी, x = 12 वैल्यू आ गई, समझ आया। और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, x = -5। तो भाई ये -5 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या है ये, x क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ आया, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो कौन सा पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, ये ओके है। तो x की वैल्यू मिल गई 12, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में बेस है ना, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 12 और उसके बाद अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 12 - 7 दैट इज 5। तो यहां आप लिख सकते हो, देन हम क्या लिख सकते हैं, बेस ऑफ ट्रायंगल इज क्या हो जाएगा, x = बेस ऑफ ट्रायंगल इज क्या हो जाएगा, यहां लिख लो, x = 12 सेंटीमीटर। ये हमको मिल गया पहला वैल्यू। और दूसरा अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एंड अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भाई, ये है x - 7 ना, तो x - 7 = कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये हमको मिल गया दोनों वैल्यू। क्लियर है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का बेस हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर और इसका अल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 - 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर मिल गया। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक पर्टिकुलर दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है। फिर बोला गया है, इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice of the number of article produced on that day। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि उस पर्टिकुलर दिन में हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, 2 गुने से 3 ज्यादा है। समझ आया। फिर बोल रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, अगर मान लो उस दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं उन सब का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रुपीज हो, 90 रुपीज रहा हो, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो आपको उस दिन कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया ये बताना है, और क्या बताना है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट बताना है। समझ आया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए गए, उसको आपको फाइंड करना है।
और दूसरा उस एक एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है ये भी आपको निकालना है। और उसके बदले आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस पर्टिकुलर दिन में सभी आर्टिकल जो बनाया गया उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगा। तो हम क्या करेंगे, जो पूछा गया उसी के अज्यूम कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, उस दिन मान लो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, एक्स। लेट सपोज उस पर्टिकुलर दिन में एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए गए, तो आपको बोला गया है कि हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कितना है, जितना भी आर्टिकल बनाया गया उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। समझ आया। तो अब क्या लिखेंगे, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, मतलब 2x + 3, और ये सारा जो अमाउंट है किसमें है, रुपीस में है। ठीक, फिर आपको और क्या गिवन है, गिवन दैट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना गिवन है, ये आपको गिवन है, ये है 90 रुपीस। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीस है। तो भाई बताओ यहां पर अगर हम इस x के टर्म में टोटल कॉस्ट निकालें तो कितना हो जाएगा, टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ x और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, x × 2x + 3। समझ आया। सो हियर वी कैन राइट देयरफॉर, हम क्या लिख सकते हैं, देखो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, x × 2x + 3, और ये कितना अमाउंट है एक्चुअल में 90 है बोल रहा है। समझ आया। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 2x² + 3x, 90 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कितना, -90, और ये = 0। तो ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, सॉरी टोटल प्रोड्यूस्ड आर्टिकल की क्वांटिटी है, और उसके बाद हमें ईच आर्टिकल का वैल्यू भी मिल जाएगा, उसका प्राइस भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब क्या करेंगे, इस 3 को हमें ना 2 पार्ट में ब्रेक करना है। इस 3 को हमें 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करने हैं कि अगर उनको वापस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए यहां पर 2 × 90 मतलब 180 मिल जाए। समझ आ रहा है, हमें 180 मिल जाए। अब सोचिए ये कैसे पॉसिबल है, और उन दोनों का जो ऐड करने पे वैल्यू क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आपके पास एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 180 जो आएगा उसका फैक्टर निकाल लीजिए, या दूसरा लॉजिक आप लगा लीजिए, यहां पर 3 का डिफरेंस आना चाहिए। पहला टर्म होना चाहिए 12 और दूसरा टर्म होना चाहिए 15। 12 और 15 को आप मल्टीप्लाई करके देखो 180 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 180 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई जो है निगेटिव है, इसका मतलब एक टर्म क्या होगा, निगेटिव। अब निगेटिव बड़ा होगा कि छोटा होगा, कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पर का टर्म। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, मतलब बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। क्लियर है। तो मैं फैक्टराइज करता हूँ इसको, देखो ये हो जाएगा 2x²। बड़ा वाला टर्म क्या है हमारा 15, तो ये हो जाएगा 15x, और छोटा वाला क्या है -12x -19 = 0। ये देखिए ब्रेक कर दिया हमने। अब ब्रेक करने के बाद आप देखिए जरा क्या आने वाला है। यहां से अगर मैं कुछ कॉमन निकालना चाहूं तो क्या निकल रहा है, यहां से x कॉमन निकल रहा है, और क्या बच जाएगा अंदर में 2x, यहां क्या बच जाएगा +15। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आएगा, यहां से 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये 6 कॉमन कर लेते हैं। 6 से कॉमन आने के बाद क्या बचा, यहाँ पे 2x बचा, और 90 में से अगर 6 कॉमन चला गया तो फिर कितना आएगा 15। तो और ये पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव कॉमन ले चले तो ये 15 = 0। अब देखिए अगली बार में भी कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, यहां से 2x + 15 कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा x -6 = 0। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 15 = 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15/2। तो भाई आर्टिकल की क्वांटिटी का भी नेगेटिव पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। तो इसको आप सीधे लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। ये है नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव में, ये पॉसिबल होगा। एंड दूसरा वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, एंड दूसरा वैल्यू हमारे पास है x -6 = 0। तो यहां से x = आ गई 6। तो भाई ये पॉसिबल है, ये ओके वैल्यू है। समझ आया। तो यहां आप साइड में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे साइड में, सेम इस स्टेटमेंट को रिपीट करना है आपको कि द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितना हो जाएगा। पहला जो आपको आंसर पूछा गया है, पहला आंसर नंबर ऑफ
आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितना है x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। उस दिन में कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया 6। और दूसरा क्या पूछा गया इसमें आपको, दूसरा क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये भी आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल इज इक्वल टू कितना है, देखो इसकी वैल्यू है 2x, तो x की जगह पे लिख लो 6, तो 2x + 3 मतलब 2 × 6 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 2 12 + 3 15 रुपीज़। एक एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी 15 रुपीज़। तो इस तरह से हमने दोनों ही आंसर यहाँ फाइंड आउट कर लिए। हमको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने मिले 6 मिले, और टोटल जो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है कितना पड़ा 15 रुपीज़। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप।